गुड इवनिंग बच्चों। कल आपका जो एनटीएसपी यानी कि फिजिक्स की टेस्ट सीरीज का जो 5वां टेस्ट हुआ था उसके 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बचे हुए 25 क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एक पंप है जो पानी को 30 मीटर तक ले जाता है और वो पर मिनट 0.5 मीटर क्यूब पानी को ले जाता है और 30 मीटर हाइट तक ले जाता है। पंप की जो क्षमता है वो 70% है। तो हाँ, क्षमता जो दी हुई है एफिशिएंसी वो 70% है। तो पंप की पावर हमें, जो इंजन की पावर है, पंप की जो पावर है वो हमें फाइंड करनी है। तो पावर, जैसा कि जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम होता है और पानी को ऊपर ले जाने में हमें पंप को mgh काम करना पड़ेगा। और अगर हम मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दें तो ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब और पर मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। पानी की डेंसिटी आप जानते हैं 10⁻³ सीजीएस में होती है, और सीजीएस में 1 होती है और एसआई में 10⁻³ होती है। जी की वैल्यू और 30 मीटर हाइट तक ले जाना है। इस तरीके से आप ये देखें कि ये हो गया 300 और ये हो गया 60, तो ये आ गया 5। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये 300 और ये 60 यानी कि 30/6, 5 हो गया 5, और ये हो गया 0.5 इंटू 5 इंटू 0.5 यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। तो ये हो गया 2500 वाट। ये हो गया आपका पावर। कौन सा? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर आ गया। अब देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पंप की पावर है ना। पंप इनपुट पावर लगाएगा तभी तो आउटपुट निकलेगा। ये वर्क जो होता है, वर्क अपॉन टाइम ही तो आउटपुट होता है। तो पंप 70% एफिशिएंट है। 70% को ऐसे लिखा जाएगा और 2500 अपॉन पंप की पावर। इस प्रकार से पंप की पावर बन गई 2500 इंटू 100 अपॉन 70। जीरो काट दीजिए आप, तो ये हो गया 25,000 अपॉन 7। 7 3 जा 21 बचेंगे 4 40, 35 बचेंगे 5 50, 7 7 49 और फिर एक जीरो लग जाएगा और ये आ गया वाट। 3570 वाट लगभग अप्रोक्सीमेटली में देखें तो ये आपका 3500 वाट है। 9.8 रख देते अगर जी की जगह पर, तो और करीबी मामला सही आंसर, मतलब आंसर के वेरी क्लोज आंसर हमारा आ चुका है। जी का मान 10 रखा गया है। सवाल अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितने भी पावर, पंप की पावर के सवाल होते हैं वो सब लगा डालिए। ये सब सवाल ऐसे होते हैं जो आपके फंस जाते हैं, क्योंकि पंप की पावर निकालने के कई फार्मूले होते हैं। एक मास पर सेकंड के फॉर्म में, एक वॉल्यूम पर सेकंड के फॉर्म में, एक वेलोसिटी के फॉर्म में, ठीक है ना। और उन सभी सवालों को इस टेस्ट में रखा गया है। एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का जो चल रहा है, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और अचानक उस पर एक फोर्स लगने लगता है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, माइनस में दिया हुआ है। फोर्स लगने लगता है जिसकी वजह से वो रिटार्ड होने लगेगा और उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। आइए थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा बताएं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है। जाते जाते उसके रास्ते में यहाँ पर एक रफ सरफेस आ गई और रफ सरफेस जो थी उसने इसको रिटार्ड करना शुरू कर दिया। ये देखिए फ्रिक्शन लगने लगा, रिटार्डिंग फोर्स, जिसकी वजह से x बराबर 20 मीटर से लेकर x बराबर 30 मीटर तक, यहाँ तक x बराबर 30 मीटर तक उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगता रहा। तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करनी है। आइए भाई शुरुआत करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है F इज इक्वल टू
-0.1x इस प्रकार से दिया हुआ है, और f इज इक्वल टू हम कहते हैं ma इज इक्वल टू -0.1x, और a को हम लिख सकते हैं v dv बाई dx इज इक्वल टू -0.1x। तो मास दिया है, हाँ मास दिया है, ठीक है। तो 10 v dv इज इक्वल टू 0.1x dx, 10 को हम नीचे ले जाते हैं, चलिए। तो v dv इज इक्वल टू माइनस साइन चल रहा है, तो -0.1/10 और x dx दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो -0.01 इंटीग्रेशन x dx, ठीक है ना। v का इंटीग्रेशन आप तो अच्छी तरह जानते हैं, ये होता है v²/2। लिमिट हम लगा देंगे अभी आपको 10 से लेके v तक, पहले 10 है और बाद में v है। जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, और अब रिटार्डेशन लगना स्टार्ट हो गया, जिससे वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, और वहाँ पे जाके v निकालें तब जाके वहाँ पे k आएगा। ये हो गया -0.01, और x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं x²/2, और लिमिट लगाएंगे 20 से लेके 30 तक की, 20 मीटर टू 30 मीटर सवाल के अकॉर्डिंग। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, और ये हो गया v² - 100 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -0.01। 2 तो कट ही गया है, अपर लिमिट 30 रखेंगे तो 900 आएगा, और लोअर लिमिट 20 रखेंगे तो 400 आएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये आ गया माइनस का 0.1 और इनटू हो गया 500, तो दिस सिंपली बिकम 5। तो v² बराबर आ गया 100 - 5, माइनस साइन लगा हुआ है, 100 - 5, तो ये हो गया 95। तो उस जगह पर काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है ना, उस जगह पर यहाँ पर वेलोसिटी निकाल ली है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k2 हम निकाल लेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k1 है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे k2 हमको निकालना है। तो हाफ और मास जैसा कि 10 दिया हुआ है, और v² आप देख ही रहे 95 आया है, तो ये आ गया 5 × 95, 5 5 25 की 5 2 45 और 2 47 4 75 जूल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसको माना जाएगा। ये देखिए सिंपल है, कोई ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में रहेगा तो आप करते चले जाएंगे, अदरवाइज आप बीच में अटक भी सकते हैं और देखकर घबरा भी सकते हैं, और क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। अ बॉडी subjected by a force inversely proportional to square of the displacement, बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वेरिएबल फोर्स है। तो जो वर्क करेगा, ये फोर्स जो वर्क करेगा वो डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेट करेगा, ये हमको फाइंड करना है। वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि जो फोर्स है वो अंडर रूट x के प्रोपोर्शनल है, ये देखिए, यानी कि x की पावर -½ के प्रोपोर्शनल है, ये भी कहा जा सकता है। अच्छा, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिख सकते हैं k x की पावर -½ हाँ k लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया, और प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। x की पावर ½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -½ का इंटीग्रेशन -½ + 1 अपॉन -½ + 1, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो ये आ गया है k अपॉन 1/2, और यहाँ पर x की पावर ½ आ गया, तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू x की पावर ½ यानी कि अंडर रूट x के प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी मैं बढ़िया क्वेश्चन के रूप में मानता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एक बॉडी जो कि मूव कर रही है, एक ही दिशा में मूव कर रही है, उस पर कांस्टेंट पावर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या रिलेशन होगा। कांस्टेंट पावर से एक बॉडी को खींचा जा रहा है, कांस्टेंट पावर है, पावर को देखकर समझकर मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन निकालना है, तभी हम ग्राफ बना पाएंगे।
पावर बराबर होता है एफ इंटू वी, और एफ इज इक्वल टू एम ए, और पावर बराबर एम ए को हम डी वी बाई डी टी लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से वी डी वी एक साथ लेकर और P बाई एम डी टी को एक साथ लिखकर हम आगे बढ़ेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हुए चलें। कांस्टेंट क्वांटिटीज को हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन डी टी, दिस बिकम वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P बाई एम टी। इस प्रकार से वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2P बाई एम टी अंडर रूट में चला जाएगा। चलिए रूट लगाते हैं, अभी रुक जाइए। तो वी स्क्वायर बराबर आ गया 2P बाई एम इंटू टी, सो वी बराबर आ गया अंडर रूट 2P बाई एम और टी की पावर हाफ। ठीक है ना, हाँ इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ। हमने अलग अलग कर लिया है। अलग अलग करने के पीछे कारण ये है कि हमें एक बार और डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है। अंडर रूट 2P बाई एम टी की पावर हाफ, तो dx को एक तरफ रख लीजिए और बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए, जिससे कि आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सके। t की पावर हाफ dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए जिससे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन आ जाए। कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। 2P बाई एम इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt, तो t की पावर, हाँ इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन 1 dx मतलब x आ गया, और अंडर रूट 2P बाई एम और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 हो गया। यानी कि ग्राफ कैसा होगा, कर्व्ड होगा, और किसके अबाउट घूमेगा, जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट घूमेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माना जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके फंस सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हर टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन आपका फंसा हो, जो पूछना पड़ा हो, किसी से डिस्कस करना पड़ा हो, उस सब क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, एकदम याद कर डालिए, रट डालिए बिल्कुल। जेई मेंस और मेडिकल नीट के एग्जाम में खास बात यह है कि जो बहुत तेज पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं कि वही निकालें, जो मीडियम बच्चे होते हैं या जो बिलो मीडियम बच्चे होते हैं वो भी निकाल सकते हैं। उनके अंदर लर्न करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर उनके अंदर समझने के बाद लर्न करने की एबिलिटी है तो इससे बड़ी अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। समझकर याद कर लिया जाए, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन हाँ समझ कर याद किया जाए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल उसकी स्पीड यहाँ पे दी हुई है और उसका एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है। तो स्पीड समय के साथ बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन तो खैर होता ही होता है, लेकिन ये समझने की बात है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है ना, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मत बोलिएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। तो हम 2t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2, और फिर 2t यानी कि 4t, और t की वैल्यू रखनी है 1, तो ये आ गया 4। इसी प्रकार से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर का मतलब हो गया 4t की पावर 4 बाई r, r 1 है, t 1 है, तो आ गया 4 1/1, यानी कि ये भी 4 आ गया। इस प्रकार से जो टोटल एक्सीलरेशन हुआ, जो नेट एक्सीलरेशन हुआ, at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट, दिख रहा है ना आप लोगों को, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सामान्य है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बढ़िया सवाल है, कर लिया होगा काफी लोगों ने। A body moving along the circular path of radius r with velocity v, centripetal acceleration a, if velocity made equal to 2v, then centripetal acceleration का क्या होगा? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होता है r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, r ओमेगा स्क्वायर
रेडियस आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा v के फॉर्म में लिखना है, चलो भाई v के फॉर्म में लिख दो। v के फॉर्म में लिखेंगे तो v स्क्वायर बाई आर होगा। वेलोसिटी को डबल कर दिया गया तो ए सी डैश बराबर क्या होगा, 2v का स्क्वायर बाई आर होगा। वेलोसिटी को डबल कर देने से ये हो गया 4v स्क्वायर बाई आर। तो जो नया वाला हो गया वो पुराने वाले से कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। 4 गुना हो जाएगा, देखो 4a आंसर आ जाएगा। तो सवाल बहुत ही सीधा साधा सवाल था। स्टेटमेंट है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल आर एसआई यूनिट ऑफ, बहुत बढ़िया। जूल पुरानी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नई यूनिट के रूप में माना जाता है, एसआई यूनिट है दोनों। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज है, डिफरेंट एसआई यूनिट्स गलत है। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, उनकी जो किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, उन सब की यूनिट या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है या जूल में लिखी जाती है, अलग अलग नहीं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सवाल अच्छा है, थ्योरी के सवालों पर विशेष ध्यान देते रहिए। बुलेट है 20 ग्राम की, हॉरिजेंटल मूव कर रही है, एक ब्लॉक से टकरा जाती है, लकड़ी के ब्लॉक से टकरा जाती है ये 20 ग्राम की बुलेट। यू वेलोसिटी से जाती भी, ये ब्लॉक रेस्ट में है, इससे टकरा जाती है, टकराने के बाद एम्बेड हो जाती है, और एम्बेड होने के बाद दोनों मिलकर चलते हैं वी वेलोसिटी से। तो सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है तो ऊपर जाना ही पड़ेगा इसको, और ऊपर तक कहीं जाकर रुकेगा। तो क्वेश्चन है कि ये सिस्टम मैक्सिमम महत्तम किस हाइट तक जाएगा, हमें वो h फाइंड करना है। आइए पहले v फाइंड करें। टक्कर के पहले p इनिशियल बराबर टक्कर के बाद p फाइनल। तो टक्कर के पहले एक चल रहा है, दूसरा चल ही नहीं रहा, और टक्कर के बाद दोनों एम्बेड होकर एक साथ चलेंगे। तो ये है 20 ग्राम और u की वैल्यू 5 है। 20 ग्राम और u की वैल्यू 5 है, और ये है 30 ग्राम का बुलेट 20 ग्राम की, और v तो ये हो गया आपका कितना 100 और 50v। सो कॉमन वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ग्राम को किलोग्राम में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी ग्राम है और ये भी 50 ग्राम है और ये भी 20 ग्राम है। तो कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया और इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। तो अब हम ए से लेके बी तक अपना इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं वो लगाएंगे। वी डैश स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस 2gh। तो 0 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 और ये हो गया 20h। 2g मतलब 20, तो 20h इज इक्वल टू 4। सो वी कैन से दैट h इज इक्वल टू 4/20, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 2 बार 0.2 मीटर हाइट तक जाएगा। सवाल अच्छा है, आप लोगों ने इसको जरूर कर भी लिया होगा। एक कार है जो कि चल रही है along a circle level road, centripetal force provided by F। एक कार को F फोर्स से अभिकेंद्र बल मिल रहा है। ये देखिए, ये टायरों पर फोर्स लगता है F, और इससे अभिकेंद्र बल इसको मिल रहा है। Where F denotes, F क्या होगा, F किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो F से हमें क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना है, तो ये mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन की बात मैंने की, ये एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स होता है, और ये फोर्स जरूरी अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। एक बात तो ये हो गई। हाँ, मैं ये देख रहा था कि ऑप्शन में ये अपॉन में नहीं करा हुआ है, कहीं भी अपॉन नहीं लिखा हुआ है, वही मैं देख रहा था। चलिए, और ये जो F होगा वो एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बताइए, म्यू एन, और एन को आप कह सकते हैं mg। तो वही मैंने बोला कि चलो म्यू एन से कम होगा। तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो ये होगा कि F की जो वैल्यू होगी वो mv स्क्वायर के बराबर होगी, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगी, और ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू एन से कम होगा। म्यू एन से कम होगा, ये देखिए इसके बराबर होगा लेकिन म्यू एन से कम होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन है।
ये सवाल थोड़ा सा आप लोगों को उलझन कर रहा होगा और गलत भी कुछ लोगों ने किया होगा और कुछ लोगों ने छोड़ा भी होगा। जो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है उसका मान, हाँ, जो फोर्स अभिकेंद्र बल बनाता है उसका मान तो अभिकेंद्र बल के बराबर ही होता है, लेकिन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम ही रहता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब कार फिसलने ही वाली होती है। तो सवाल ये अच्छा है और काफी लोगों का गलत या छोड़ना पड़ा होगा। दो M1 M2 R1 R2 रेडियस में घूम रहे हैं और उनकी स्पीड ऐसी है कि उनका सेम टाइम में सर्किल होता है, सेम टाइम में सर्किल करते हैं, ठीक है ना। रेडियस दोनों का अलग अलग R1 और R2 है और मास भी दिया हुआ है M1 और M2 है, और इन्होंने कहा है कि T1 इज इक्वल टू T2 है, यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2 है, यानी कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अब इनका कहना है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का अनुपात क्या होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 1 और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 2 को देखें तो ये होगा R1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन R2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो ये कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा आपका R1 अपॉन R2 हो गया। तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा R1 अपॉन R2। बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। यूनिफॉर्म केबल मास m लेंथ l प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली सरफेस सच दैट, इसका nth पार्ट लटका हुआ है। ये क्वेश्चन अभी मंथन टेस्ट हुआ था उसमें भी आया था, और अच्छे क्वेश्चंस अगर 2 टेस्ट में आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है आपके लिए कि एक बार और आपने इसको सॉल्व कर लिया। ये L/N हो गया। अब आपको मालूम है कि जो चेन वेन की प्रॉब्लम होती है वो सेंटर ऑफ मास से सॉल्व की जाती है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास आधी दूरी पर होगा, यानी कि L/2N दूरी पर होगा। ये देखिए L/N का आधा L/2N दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा, और मास कितना होगा, M/N होगा, क्योंकि पूरी चेन का मास M है और उसका nth पार्ट लटका हुआ है तो उसका मास भी 1/n टाइम्स होगा। इसको खींचने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम CM को ऊपर ले जाएंगे, MGH, हाँ हमने कहा भी था लटकी हुई चेन में हो तो CM से ही सॉल्व करना चाहिए। CM को लेके ऊपर चले जाओ, तो मास है M/N, G और H है L/2N, ऊपर ले जाना है तो ये हो गया MGL अपॉन 2N स्क्वायर। आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन किया होगा और आप लोगों ने जरूर इसका आंसर आराम से निकाल लिया होगा, CM की मदद से निकाला होगा। मैच करना है, देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, समझ गए। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ये देखिए मैच कर रहा है बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी mgh से जोड़ी जा सकती है और मोमेंटम mv से। आसान सवाल सब लोगों ने कर लिया होगा, हो सकता है कुछ लोग इसको ना समझ पाए हों। वर्क पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है जिसे हम लोग पावर कहते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। असर्शन, देखिए मैचिंग द कॉलम का फिजिक्स में मैचिंग द कॉलम का सवाल कभी भी बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 बार हमें 4 जोड़े बनाने होते हैं, समय लगता है, इसलिए वो सवाल कठिन कभी नहीं होता है, वो आसान होगा। लेकिन बस आपकी जानकारी होगी तो आप 4 में से कम 3 जोड़े तो बना ही लेंगे, और 3 जोड़ों से भी आप ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अगर एक जोड़ा आपका नहीं भी बन रहा है तो 3 जोड़े अगर आप मैच करा लेते हैं तो भी आपका सही आंसर निकल ही आएगा। वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। वर्क डन इज एन स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो रीजन है वो असर्शन को कतई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है जो सही है और ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है जो सही है, लेकिन आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दोनों सही है पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। When a particle moves in a circular path with a uniform speed, its velocity and acceleration both remain same, क्या, तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि पार्टिकल यूसीएम कर रहा है तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी लगातार बदलती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, यूसीएम की बात कर रहे हैं। गलत हो गया। द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या बात कर रहे हैं भैया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जिसका
फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, या दूसरा फार्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। और ये कह रहे हैं कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी से कोई संबंध ही नहीं होता है। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल ही गलत, दोनों गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने लगभग कर ही लिया होगा। AR and AT represent the radial and tangential acceleration motion particle with uniform circular motion। UCM की बात कर रहे हैं। यूसीएम में कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है भैया, नहीं होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो खैर होगा ही होगा, उसमें क्या बात है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग एक्चुअली रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो AT 0 होगा, ठीक है ना। और AR रेडियल एक्सेलरेशन जरूर होगा ही होगा, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन, ये क्वेश्चन काफी लोगों ने सही किया होगा। पार्टिकल मोशन कर रहा है, सर्कल सर्कल कर रहा है, उसकी स्पीड v है, और स्पीड किस दर से बढ़ रही है, AT, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, इसके बारे में इन्होंने कहा है g, ठीक है ना। और ए सेंटीमीटर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 10 बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ही रेडियल एक्सीलरेशन के नाम से भी जाना जाता है। बात समझिए मेरी बात को। तो ये हो गया जी स्क्वायर, और ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर हो गया। तो जी स्क्वायर प्लस वी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब है पावर हाफ। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, लगभग सभी ने सही कर लिया होगा। An object of mass 4 kilogram being rotated with 120 revolution per minute, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमको ये फाइंड करना है। देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, को हमने रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि हर्ट्ज। अब हमने इसका v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v निकालेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा r, और ये हो गया 2 पाई f। वैल्यूज पुट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो 4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 2, तो ये हो गया 16 इंटू 3.14, 16 चौक 64 की 4 6 आया 22, कैरी हो गया 2, और 48 और 2 50, 10 लगा दिया। ये आ गई वेलोसिटी इसकी। और अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ मास आप देखिए 4 दिया हुआ है, 4 किलोग्राम, समझ में आ रहा है ना। और 50.24 का स्क्वायर, तो बात को समझिए, ये 2 हो गया, और ये लगभग 50 का स्क्वायर, लगभग 2500 हो गया। देखिए ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने से आपको बहुत लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, एग्जाम में लाभ होगा। जल्दी से आंसर के करीब ही आंसर पर आप पहुंच जाएंगे। 5000 जूल के आसपास जो ऑप्शन हो उसको सही कर दीजिए। ये देखिए ये सही हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो बहुत दूर है, 4126 लिखा हुआ है, 5120 लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वो 0.24 को इग्नोर कर दिया है ना, इसलिए थोड़ा सा हमारा कम आया है। और लेकिन हम सही आंसर पर कितनी जल्दी पहुंचे। अगर हम इसके चक्कर में पड़े होते तो अभी हम यहीं पे सॉल्व कर रहे होते, और अभी हम गुणा ही कर रहे होते, स्क्वायर कर रहे होते, फिर गुणा कर रहे होते। लेकिन हमने 50.24 को 50 मान के 2500 करके 2 का गुणा किया, अपना हमारा आंसर आ गया। जल्दी से आगे बढ़ जाने की बातें हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन, फोर्स दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। ओके ओके, ये देखिए बटा यहाँ नहीं लगता है, मतलब लगा नहीं है। चलिए चलिए छोड़िए छोड़िए। तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय दिस फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आप अपने पेपर में लिख दीजिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अपने पेपर में ये आप लिख लीजिए, हालांकि पेपर हो चुका है, और ये बात हमें पता ही नहीं आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये सवाल का आंसर इनमें से कोई तभी आ पाएगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो। क्योंकि हम फंडा लगाने वाले हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के इनिशियल 0 होगा तभी हमारे को इस प्रकार का आंसर मिल पाएगा, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा। आइए हम जल्दी से
वेलोसिटी निकालें क्योंकि हमें ये लिखना है और ये क्या होगा बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर होगा और यही हमारा आंसर होगा। किसी प्रकार से वी जल्दी निकालिए। तो F इज इक्वल टू दिया हुआ है के वी की पावर -2, इसको हम लोग एम ए लिखकर आगे बढ़ेंगे। -2 ये हो गया। ए को हम डी वी बाई क्या करें, वर्क डन इन टाइम टी, तो हम टी लाएंगे। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के वी की पावर -2, इसलिए वी की पावर 2 डी वी इज इक्वल टू के बाई एम डी टी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया। कांस्टेंट को हम बाहर लेकर चलते चले जाते हैं। तो वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कितना हो गया, वी क्यूब बाई 3 हो गया इज इक्वल टू के बाई एम, और इंटीग्रेशन 1 डी टी मतलब टी आ गया। 3 को ऊपर लेके चले जाइए तो आपको मिलेगा वी क्यूब इज इक्वल टू 3 के टी बाई एम, है ना। एक v को नीचे लेकर चले जाइए तो वी स्क्वायर बराबर 3 के टी बाई एम वी। तो इस प्रकार से हमने वी स्क्वायर को v के फॉर्म में निकाले, क्योंकि हमारे आंसर में भी हर जगह v मौजूद है। तो हमने एक v को नीचे कर दिया, अपना बढ़िया वी स्क्वायर आ गया। अब आ जाइए w इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल 0 है, के फाइनल मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम और वी स्क्वायर का मान ये लिखा हुआ है 3 के टी बाई एम वी। तो एम से एम कैंसिल हो गया और ये आ गया 3 के टी अपॉन 2 वी। ये देखिए बढ़िया तरीके से रिजल्ट आ गया 3 के टी बाई 2 वी। बेहद अच्छा सवाल माना जाएगा। ज़्यादातर लोग इसको गलत किए होंगे या छोड़ दिए होंगे। सेक्शन बी में आप छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने कल आपसे कहा भी था या किसी और दिन भी कभी कहा होगा कि जो सवाल आप छोड़ देते हैं सेक्शन बी के, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन ना करने की छूट है, तो जो सवाल आप छोड़ देते हैं आप उनको भी ट्राई करिए, क्योंकि आपने उनको छोड़ा ही इसलिए क्योंकि वो आपको कठिन लगे होंगे और आपको लग रहा होगा ये हमसे सॉल्व नहीं होगा। ये बेहद आसान बेहद अच्छा क्वेश्चन था जो अभी किया गया। 44वां, मास ऑफ बाइसिकल राइडर अलोंग विद द, अच्छा कितना फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से ही तो हमको जरूरी अभिकेंद्र बल मिलता है। देखिए ये mg होता है और नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर लेता है, और जरूरी जो सर्किल करने के लिए जो जरूरी जो अभिकेंद्र बल होता है वो हमको फ्रिक्शन से मिलता है। यानी कि जो फ्रिक्शन होता है वो अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। मास दिया हुआ है 50 और वी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, और रेडियस आपका दिया है 20, है ना। तो ये हो गया 50 इंटू 100 बाई 20। 50 इंटू 100 बाई 20 से भाग देंगे तो 50 गुणे 5 आ जाएगा। ये 250 इसका आंसर होगा। 250 न्यूटन, 300 नहीं होगा। जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, किताब में सोल्यूशन बनाया, उसने ये गलती कर दी। उसने क्या किया, उसने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दिया, म्यू एन। म्यू का मान दिया था, इसी से वो कंफ्यूज हो गया, उसने लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया। ये हो गया 0.6। मास देखिए 0.6 और मास देखो भैया जल्दी करो। मास 50 और जी का मान इन्होंने 10 कर लिया, तो ये हो गया 6 गुणे 50। तो इनका आंसर आ गया कितना बताइए, 300। ये सही आंसर नहीं है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर हो चुका है, लेकिन और अब मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, तो ये कोई मतलब नहीं है। पेपर हो चुका है, आंसर 300 लगा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंसर गलत है, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन उस समय लगता है जब हम बाहर की तरफ फिसलने ही वाले होते हैं, ठीक है ना। जब हम गाड़ी मोड़ते हैं, सर्कुलर पाथ में ऐसे चलते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है वो जरूरी अभिकेंद्र बल बनाता है। तो फ्रिक्शन का मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब हमारी कार बाहर की तरफ फिसलने ही वाली होती है। एक्सीडेंटल कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। कहने का मतलब है ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया गया है, लेकिन सही बात यह है कि ये अब मैं चेंज करूंगा, इसकी जगह पर लिखूंगा 250। कभी आपको कोई सवाल रिपीट होता मिलेगा तो आपको यहाँ पर 250 मिलेगा। एक फोर्स लग रहा है, हमें वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स को हम इंटीग्रेट करेंगे।
फोर्स है 10 + 10y, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 10 का इंटीग्रेशन 10y और y का इंटीग्रेशन y²/2, लिमिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0 से लेके 1 मीटर तक। तो अपर लिमिट रखेंगे तो 10 और 10/2 आ जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 + 5 यानी कि 15 जूल कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, आसान सवाल था। वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क इंटीग्रेशन मेथड से निकाला जाता है। एक कार है जो कि सर्कुलर टर्न कर रही है, म्यू और वी में रिलेशन निकालना है। म्यू हम जानते हैं कितना होता है, v² होता है। इस प्रकार से v² बराबर आता है म्यू rg। लेकिन आपको ये शायद नहीं पता कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, बिल्कुल वो वेलोसिटी होती है जब कार बाहर की तरफ फिसलने ही वाली होती है। यानी कि ये हमने पढ़ाते वक्त कहा भी था कि v इससे ज़्यादा ना होने पाए, v इतना तक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। इसका मतलब है कि जो जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है वो v का मान इतने के बराबर या इससे कम रखना चाहिए, तो आप रिस्क में नहीं रहेंगे। और अगर आपने v का मान इससे बढ़ा दिया, v का मान इसके बराबर रखा, तो आप रिस्क पर हैं। एक्सीडेंट होगा नहीं, लेकिन रिस्क पर हैं, फिसलने ही वाले हैं आप। और आपने अगर v का मान इससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो आप फिसल ही जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं लग पाएगी, ठीक है ना। तो v का मान इस खतरे वाली वेलोसिटी के बराबर या उससे कम होना चाहिए, इसलिए हमने आंसर लगवाया है सेकंड, ठीक है। एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया और इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन का ग्राफ हमें फाइंड करना है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है ना। आइए पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखें। k = ½ mv², ठीक है ना। तो ½ m और v² बराबर होगा u² - 2gh। हम ½ m को अंदर ले जाएंगे तो ½ m u² - mgh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -mgh प्लस ½ m u²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो कि कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं -mgh प्लस कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन y = mx + c के जैसा हो गया, यानी कि स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ हाइट के साथ कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। y = mx + c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी की है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच कर रही है। आइए अब u लिखें उस जगह पर, तो u = mgh, यानी कि u जो है वो h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो u वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग बनेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी u भी बढ़ता जाएगा। तो दोनों ग्राफ आप मिला लीजिए। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वेश्चन अच्छा है। A body of mass 5 kg is thrown vertically up with the kinetic energy of 490 जूल। कितनी हाइट पर काइनेटिक एनर्जी आधी रह जाएगी। यहाँ पर हमने फेंका इसको, काइनेटिक एनर्जी k था और यहाँ तक जाते जाते h हाइट पर पहुँचे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई, k/2 रह गई। तो हमें वो हाइट पता लगानी है। तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल = k फाइनल प्लस u फाइनल। तो ये हो गया 490, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, और K2 हो गया 490 का आधा, और U2 mgh, हमें h फाइंड करना है। तो 490 और -490/2 = मास दिया है 5 किलोग्राम, g का मान 10 रख लेते हैं, h हमको निकालना है। तो ये हो गया 490/2 = 50h। एक जीरो हम हटा सकते हैं, 5 को नीचे लेके आएंगे तो h की वैल्यू 490/10 यानी कि 4.9 मीटर आंसर आ गया। 4.9 मीटर, हाँ जी का मान अगर हम 9.8 रखते तो ये आ गया होता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 5th सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A ball is released from top of the tower. The ratio of work done, अच्छा 1 सेकेंड में वर्क
वर्क डन बाय ग्रेविटी का रेशियो निकालना है। आपको ये बात क्या पता है कि हर टी सेकंड में, हर अगले टी सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होता है? ये होता है हाफ जी टी स्क्वायर। ये अगले टी सेकंड में इसका 3 गुना हो जाता है। हाँ, पहले टी सेकंड में जितना चलता है अगले टी सेकंड में उसका 3 गुना चलता है, और उसके अगले टी सेकंड में इसका 5 गुना चलता है। हाफ जी टी स्क्वायर का 5 गुना चलता है। इस प्रकार से जो H1, H2 और H3 का अनुपात रहता है वो 1:3:5 रहता है। अब बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स इंटू H यानी कि mg, H यानी कि W जो होता है वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इसलिए W1, W2 और W3 का रेशियो H1, H2, H3 के रेशियो में होगा, यानी कि 1:3:5 के रेशियो में ये भी होगा। अच्छा सवाल है, आपने पहले देखा ही होगा, कर लिया होगा। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है जिसमें नदी बह रही है, पानी नदी में बह रहा है, और कितना आउटपुट पावर बनेगा? नदी का पानी जब बहता है तो उसके अंदर एक पावर होती है और इसी पावर से हम लोग बिजली बनाते हैं। तो पावर जो कि वर्क डन dW/dt, जिसको हम लोग dK/dt भी कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं हाफ d/dt। K का मतलब हो गया हाफ mv²। नदी का पानी कांस्टेंट वेलोसिटी से बह रहा है, तो dm/dt मास को हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। d/dt मास को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। v²/2 रो बाहर आ गया, ये आ गया dv/dt यानी कि वॉल्यूम फ्लोड पर सेकेंड। अब किसी नदी से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड बहता है ये आप लोगों को पता होगा, हमने पढ़ाते वक्त सब बता रखा है। AV बताया था हमने, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी। तो बहती हुई नदी की पावर का जो रिजल्ट आया वो हाफ रो AV³ आ गया, ठीक है ना। तो हाफ लिख लीजिए। पानी की डेंसिटी 10⁻³ SI में, नदी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 100 मीटर तो चौड़ाई है और ऊंचाई मिल रही है 5 मीटर, तो ये बन गया क्रॉस सेक्शन एरिया। और V³ यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और उसका क्यूब किया तो 8 बन गया, हो गया। तो अभी मेरे को आप बताइए, 2 से इसको काटा तो ये 4 हो गया, 4 और ये इंटू 5 20 हो गया, और ये तो 20 हो गया और 2 जीरो ये आ गए और 10⁻³ ये हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻6 वाट। ये है नदी की पावर जिसका इस्तेमाल हम बिजली बनाने में करेंगे। अगर हम उस नदी के पानी को किसी टरबाइन पे डाल देंगे तो वो टरबाइन घूमने लगेगी। तो वहां तक का सवाल नहीं है, सिर्फ ये सवाल है कि बहती हुई नदी में कितनी पावर चल रही है, कितनी पावर है। तो ये 2 इंटू 10⁻6 वाट, यानी कि ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। 2 2 2 4 5 20 2, हाँ ये हो तो गया 2 मेगावाट, लिखा तो हुआ है 2 मेगावाट। 2 इंटू 10⁻6 वाट यानी कि ये हो गया 2 मेगावाट। क्वेश्चन लगाते रहिए, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 20 लगा सकते हैं, 20 लगाइए, जैसा आपके पास समय हो। आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री भी पढ़नी है, रिवाइज करनी होती है, तो हम एक एवरेज ऑन 15 से 20 सवाल के बीच का टारगेट लेकर चल रहे हैं। फिर भी अगर कोई कम भी लगाता है तो 12 लगाए, 10 लगाए, 8 लगाए, रोज सवाल लगाइए, कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि सवाल ही एग्जाम में आने हैं, थ्योरी के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, कौन सही कौन गलत है। और आप अगर क्लास प्रॉपरली करते रहेंगे तो आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में भयंकर मदद मिलेगी आपको। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब आप लोग बिल्कुल बैठ जाते हैं, और जब आप बैठ जाते हैं तो वाकई में आप न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को सोच नहीं सकते। थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपको कोई बैठे बैठे नहीं बताएगा। मतलब आप बैठे बैठे आप सोचेंगे हम फिजिक्स की थ्योरी के कॉन्सेप्ट को सोच लेंगे, सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब कोई क्लास में आता है तभी वो थ्योरी के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको पकड़ पाता है, समझ पाता है। और एक बार बात समझ में आ जाती है, दिमाग में उतर जाती है, तो फिर वो हमेशा बनी रहती है। या थोड़ी बहुत भूलते भी हैं तो जैसे ही दिमाग बुकलेट पे ध्यान देते हैं, जोर देते हैं, तुरंत वो सब ध्यान आने लगता है, हो जाता है। तो मतलब क्लास का एक बड़ा महत्व है। कोई ऐसा सोचता है कि यार क्लास में जाके क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल लगा के ऐसे ही अपना काम चला लेंगे। तो देखिए, आप काम तो सब चला ही सकते हैं, लेकिन काम चलाने से काम बनता नहीं है। एक्चुअली काम चलाने से बस काम ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं तो अच्छी क्लासेस अटेंड कीजिए,
एक जिस क्लास में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, थ्योरी का भी, न्यूमेरिकल का भी, हर चीज़ बताई जाती है, जल्दी-जल्दी बताई जाती है, धीमे-धीमे बताई जाती है, तो बैच पे डिपेंड करता है कि भाई कोई फ्रेशर है, कोई रिपीटर है, तो उसी हिसाब से स्पीड बना के चलना पड़ता है। लेकिन आपका फिजिक्स का जो थ्योरेटिकल जो पूरा ओवरऑल एनवेलप है, वो तभी तैयार होगा, खोल तभी तैयार होगा जब आप अच्छी क्लासेस को महत्व देंगे। थैंक यू।